ओके। सो आज हम लोग इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स में तुम लोगों का बहुत सारा, आई थिंक इनकम टैक्स का कुछ क्लास हुआ है तुम लोगों का। इनकम टैक्स के ऊपर कोई क्लास हुआ है कि नहीं, बोलो। अभी तक कोई क्लास नहीं यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, सरोज मैम करवाई है। अच्छा, तो कोई बोलो इनकम टैक्स क्या है। कोई बता सकता है कि इनकम टैक्स क्या है? कैन एनीवन से व्हाट इज इनकम टैक्स? एनी आइडिया? सर, जो हमारे इनकम से सरकार को दिया जाता है कुछ पैसा, जो जो हम इनकम करते हैं उसमें से कुछ पैसा जो सरकार को दिया जाता है टैक्स के रूप में। अच्छा, क्यों दिया जाता है? नहीं पता सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखो, एक जैसे कि हम लोग को पता है पहले एंशियन टाइम पे क्या था। एंशियन टाइम पे जब बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, तभी नॉट ओनली इन इंडिया, सभी जगह पे बहुत बड़े बड़े आदमी हुआ करते थे जिन लोगों को हम लोग राजा कहते थे, ठीक है। और छोटे गांव इलाके में जमींदार हुआ करता था। तो उन लोगों का क्या था, वो लोग जो आदमी होता था उन लोगों के पास से पैसा लेता था, राइट। और क्यों लेता था उसको उसको भी वहाँ उस टाइम पे हम लोग रेंट कहा करते थे, या फिर कर भी बोला जाता है। तुम लोग ने वो मूवी देखी थी ना, लगान। लगान देखे हो सब लोग? यस सर। हाँ, तो वहाँ पे जो, यस सर। हाँ, वो लगान का मतलब भी टैक्स ही है, ठीक है। तो जहाँ पे भी जो भी जैसे तो अभी राजा राजाओं का टाइम चला गया, अभी सरकार आ गया है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है, अभी सभी जगह पे स्वतंत्र देश बन चुका है पूरे दुनिया में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो आदमी लोगों से, मतलब कि देश के जो जनता है उन लोगों से एक पैसा टैक्स के रूप में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे गवर्नमेंट उसी पैसे से कंट्री का तरक्की करते हैं। कंट्री में जो भी डेवलपमेंट होता है वो हम लोगों के पैसे के ऊपर ही निर्भर है, ठीक है। बहुत सारा काम गवर्नमेंट खुद करते हैं, लेकिन ये जो पैसे हम लोग देते हैं इससे नेशन का ही डेवलपमेंट होता है। जैसे ब्रिज बन रहा है, रास्ता बन रहा है, बहुत सारे गांव इलाका जो अभी भी नेशनल हाईवे से जुड़ा नहीं है, ऐसे बहुत सारे जगह है। उस सब जगह पे हम लोग रास्ते बना सकते हैं। कच्चा रास्ता अभी है तो वहाँ पे नेशनल हाईवे बन जाएगा, स्टेट हाईवे बन जाएगा। तो इससे बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए टैक्स लेना जरूरी है, ठीक है। टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो कि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं लेकिन थ्रू किसी और के जरिए हम लोग देते हैं। और वो ज़्यादातर व्यवसायी लोगों को, व्यापारी लोगों को पे लागू होता है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कहीं पे भी खाने जाओ, किसी चीज़ को खरीदने जाओ तो वहाँ पे तुमको टैक्स देना पड़ता है उसको। पहले तो बहुत सारा टैक्सेस था, जैसे कि वैट था, सीएसटी था, उसके बाद सर्विस टैक्स, ऐसा बहुत सारे टैक्सेस था। लेकिन अभी एक सिंपल टैक्स आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि व्यापारी लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स वो लोग अपने पॉकेट से नहीं देते हैं, कंज्यूमर के ऊपर वो बर्डन डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसके जो भाव लगा हुआ रहता है, जो प्राइस चार्ज करते हैं उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इनकम टैक्स, और सॉरी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब। तो इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को ही जाता है, लेकिन उसमें बीच में एक माध्यम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग का डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे ज़्यादातर नहीं, पूरा डायरेक्ट टैक्स ही है। तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आज हम लोग एक एक करके हम एक लिटिल बिट आइडिया दे देते हैं। डायरेक्ट टैक्स मेनली किसी
आदमी के इनकम के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हम लोग सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इनकम टैक्स में क्या होता है, एक बंदा जब इनकम करते हैं तो वो 5 हेड में उस इनकम को बांटा जा सकता है। ठीक है, एक आदमी जब जो भी इनकम करते हैं वो उस इनकम को 5 हिस्से में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन राइट, तुम लोग जब भी क्लास में बैठोगे तो खाता कॉपी पेन लेके बैठना। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना ख़त्म होने को है, तुम लोग को शायद पता है कि 15-16 तारीख से कॉलेज ओपन हो जाएगा, तब हम लोग आमने सामने बैठ के क्लासेस होगा। लेकिन अभी जो जितना भी ऑनलाइन चल रहा है जितना दिन, तो हम लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठना। तो वहाँ पे क्या है कि इनकम जो एक बंदा कर रहे हैं उसको हम 5 हेड में, हमको यहाँ पे इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम बोला जाता है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या कुछ है, पहला है सैलरी, यू कैन राइट इट इन योर कॉपी, सैलरी। और यू कैन राइट इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब कोई बंदा किसी कंपनी में, किसी किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट में हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है, काम करता है, तो उसमें उसके उस काम के बदले में महीने के अंत में जो तनख्वाह मिलता है उसको सैलरी बोला जाता है। तो ये सैलरी से वो इनकम कर सकता है। नेक्स्ट लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कोई बंदे के पास कोई घर है, ठीक है, कोई मकान है, लेकिन उसमें वो नहीं रह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसको किराए पे दे सकता है किसी बाहर के आदमी को। तो अगर वो आदमी को किराए पे देने के बाद उसको किराया मिलेगा, तो वो पैसा भी उसको इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें पास कोई घर है तो वो घर तुमने किसी को किराए पे दे के रखे हो, ठीक है, तो किराए में उसको महीने का 5000 ले रहे हो, तो ये 5000 मतलब कि सालाना 60,000, तो ये 60,000 उसका इनकम आ रहा है। तो ये इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये एक एक हेड बड़ा बड़ा डिटेल्स में करेंगे तो बहुत गहराई में पढ़ेंगे, तो बहुत डेप्थ में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अगर तुम्हें मकान को किराए पे दे के अगर कोई इनकम कमाते हो तो उसको हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, मेरा बात आवाज बराबर से आ रहा है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और यू कैन से इट एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस लोगों को ऑफिस में काम करने में मन नहीं है, किसी और के अंडर में काम करना मंजूर नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद का दुकान खोल लेते या फिर खुद का कंपनी बना लेते, तो वो लोग भी तो इनकम कर रहे हैं। तो उन लोगों का इनकम को हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहेंगे। यहाँ पे देखो दो वर्ड है, इन बिजनेस सॉरी प्रॉफिट्स एंड गेन्स। प्रॉफिट और गेन तो तुमको पता ही है कि बिजनेस से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के बच्चे हैं तुम लोग तो। और उसमें देखो और एक है बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोफेशनल नॉलेज रहता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग व्यवसाय नहीं करते, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, लेकिन ये लोग सर्विस देते हैं। कौन सा सर्विस? डॉक्टर हेल्थ सर्विस देता है, लॉयर तुम्हें आइन का पाठ पढ़ाते हैं, और वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम लोगों को अकाउंट्स के बारे में तुम लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, हम लोगों को तो ये सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में हमें, ये सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में उन लोग भी फीस लेते हैं, राइट। वहाँ पे हम लोग जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो विजिट देना होता है, फीस देना होता है। एक मिनट रुको, फीस देना पड़ता है, राइट। तो जैसे हम लोग लॉयर के पास जाते हैं तो उनको भी एक फीस देना होता है, चार्टर्ड अकाउंट को भी एक फीस देना होता है। तो अगर इस तरीके से कोई आदमी, नॉट ओनली मैन वुमेन, कोई भी हो, कोई भी अगर इस तरीके से इनकम कर रहे हैं तो उसका इनकम आ जाएगा प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। व्हाट यू मीन बाय कैपिटल गेन, जो कि आज हम लोगों का चर्चा का विषय रहेगा। नॉट ओनली टुडे, वी विल डिस्कस इट फॉर फ्यू डेज। कैपिटल गेन का मतलब है हम लोगों के पास कैपिटल एसेट्स होता है। ठीक है, कैपिटल एसेट्स मतलब नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स में जिसको एसेट्स कहते हैं उसी को हम लोग अगर प्रिलिमिनरी स्टेज पे समझे तो जो एसेट्स हम लोगों के पास रहता है वो एसेट्स हम लोग कभी भी बेच सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई मकान है तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरा ये घर थोड़ा पुराना हो गया है, छोटा हो गया है, लेकिन मेरा
रिक्वायरमेंट बड़ा हो चुका है, तो अभी इस घर में नहीं रहने का है, तो हमने क्या किया, इस घर को बेच के दूसरे किसी घर में शिफ्ट हो गए। तो ये जो पुराना मकान जो बेच दिया, तो उस में से तुम्हें जो अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा मतलब कैपिटल गेन्स, देखो यहाँ पे गेन्स लिखा हुआ है, नॉट की कैपिटल इनकम, मतलब कि तुम्हारा मकान का वैल्यू था 5,000, सिंपल लैंग्वेज पे 5,000, लेकिन तुमने उसको बेच दिया 6,000 में, मतलब कि यहाँ से तुम्हें 1,000 का गेन हुआ। नॉट ओनली दैट, तुम्हें ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 का कोई भी कैपिटल एसेट जिसको तुम 5,000 वैल्यू था लेकिन उसको 4,000 में बेच दिए, मतलब कि 1,000 का घाटा हुआ। तो 1,000 का घाटा मतलब यहाँ पे नेगेटिव गेन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गेन्स को ही बोलेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव गेन्स भी हो सकता है, नेगेटिव गेन्स भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा यहाँ पे करेंगे। और लास्ट ऑप्शन होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का क्या मतलब है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब है ये जो 4 हेड के बारे में हम बोले, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जिसको हम कोई भी, ये चारों जो कैटेगरीज हमने बताए हैं, इस चारों कैटेगरीज में कहीं पे भी हम फिट बैठा नहीं सकते, तो उसको हम लोग इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के एक और हेड बना के रखे हैं जिसमें हम लोग उसको डाल देते हैं। जैसे कि होता है ना कि जैसे तुम लोग को अभी देखें ना कि जो बहुत तरीके का गार्बेज होता है, वेस्टेज को, सूखा वेस्टेज, भीगा हुआ वेस्टेज, तो अलग अलग बकेट्स पे हम लोग डालते हैं। वैसा ही यहाँ पे जो जो इनकम इसमें फिट बैठ गया, लेकिन जो इनकम इसमें फिट नहीं बैठ रहा है उस सबको हम डाल देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक दो इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं ये। अच्छा, जैसे कि देखो बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं, वहाँ से अगर इंटरेस्ट मिलता है, कोई किसी ने लॉटरी खरीद लिया तो लॉटरी में से पैसा आ गया। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हो रहा है, जैसे कि ऑनलाइन, नॉट ओनली ऑनलाइन प्रोग्राम्स अभी चल रहा है, लेकिन तुम लोग को सबको पता है कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, जो अमिताभ बच्चन करते हैं। तो उसमें भी हम लोग ने देखे बहुत सारे जन बहुत सारे पैसे कमाते हैं, तो वो सारे पैसे भी इनकम कहलाता है, और वो इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी इनकम हैं, जैसे कि अगर हम लोग जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, दूसरे कॉलेज पे जाके कॉपी चेक करना, यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करना, तो इसके बदले में भी हम लोगों को रेमुनरेशन दिया जाता है, तो वो रेमुनरेशन भी हम लोग इसके अंडर में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 5 हेड जो इनकम टैक्स ने तय करके दिया है। इस 5 हेड में ही तुम्हें इनकम को किसी तरीके का, अगर तुम इनकम लीगल इनकम, ठीक है, ऑब्वियसली इनकम टैक्स में लीगल इनकम को ही माना जाता है, तो वो इनकम जो सीधे रास्ते से कमा रहे हो, तो इस 5 के 5 हेड में ही तुम इसको डाल सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स, देखो यहाँ पे पहला जो स्लाइड्स है उसमें क्या दिखा रहा है, देखो सेक्शन 45 प्रोवाइड्स दैट एनी प्रॉफिट्स और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर of a capital assets affected in the previous year will be chargeable to income tax under the head capital gain। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मतलब समझना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान में पहले हम बोल देते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट कब बना था। इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में बहुत सालों से था, ब्रिटिश के ज़माने से था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट स्ट्रक्चर्ड मैनर पे 1961 पे आया। उसके बाद 1962 में इसका बहुत सारा बाई लॉज, नॉट ओनली रूल्स भी बन चुका है, ठीक है। अभी दिन ब दिन इसका क्या बोलते हैं इसको, अमेंडमेंट होता है, उसका चेंजेस आता रहता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि लॉ कब चेंज होता है, कब किसी घटना के आधार पे हम लोग लॉ, आइन, मतलब कि जो कानून है उसमें हम बदलाव लाते हैं, राइट। तो अगर जितना दिन जा रहा है बहुत सारे घटनाएं ऐसे घट रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसमें बदलाव ला रहे हैं। लेकिन सिंपल इसमें तो एक चीज इसमें ध्यान में रखना कि यहाँ पे सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत सारा सेक्शंस रहेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स में बहुत सारा सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 45 से लेके आई एम नॉट आई थिंक 45 से लेके 54 के आसपास सेक्शन है, मतलब कि 9-10 सेक्शन ऐसे हैं जो कि कैपिटल गेन्स
को कवर करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में बहुत सारा सेक्शन रहेंगे और ये सेक्शन में से 45 से लेके 54 तक सेक्शन जो है वो कैपिटल गेन से रिलेटेड है। और सेक्शन 45 पहला जो सेक्शन मतलब कि कैपिटल गेन्स का पहला सेक्शन है 45, जो क्या बोल रहा है देखो, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली स्टूडेंट्स? Yes, sir. And screen is visible? Yes, sir. ओके, सो सेक्शन 45 बोल रहा है कि एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, हर एक शब्द का मतलब समझना, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब कि तुम्हारे पास अगर कोई कैपिटल एसेट है और तुमने उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर मतलब सेल हो सकता है, ट्रांसफर मतलब गिफ्ट हो सकता है, कोई भी, हम एक एक करके आएंगे, सबके बारे में आएंगे। तो अगर तुम्हारे पास से दूसरे किसी के पास अगर तुम्हारा कोई कैपिटल एसेट चला जाता है और उसमें से अगर किसी तरीके का प्रॉफिट्स और गेन आई थिंक बोलने की जरूरत नहीं है, अगर किसी तरीके का एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हें मिलता है या फिर कम अमाउंट मिलता है तो उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे। और वो कहाँ पे चार्ज होगा? इनकम टैक्स के हेड कैपिटल गेन के अंडर। और एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर। डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर? सरोज मैम ने क्लास लिया था, प्रीवियस ईयर का मतलब बोलो अगर पता है तो। जिस ईयर में हम लोग इनकम करते हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं वो असेसमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो इनकम टैक्स में जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर समझते हैं इन अकाउंटिंग, बट इनकम टैक्स में 2 ईयर इंपॉर्टेंट है, एक है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब एकदम सही बताया तुमने कि प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हम लोग इनकम कर रहे हैं, मतलब कि जिस साल ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे घटना कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, मतलब जिस साल ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है उस साल के इनकम में हम लोग इस कैपिटल गेन्स को पकड़ेंगे और उसके ऊपर टैक्स हम कौन से साल देंगे? असेसमेंट ईयर में देंगे, जो कि नेक्स्ट साल होता है। ठीक है, जैसे कि आज कौन सा तारीख है? आज है 29 अक्टूबर 2021। दैट मीन्स ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है? 21-22। एम आई राइट? यस सर। तो ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर है। अगर इस साल हम कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग का प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21-22 एंड इसके लिए हम लोग टैक्स पे करेंगे 22-23 साल जो आएंगे उस साल में हम लोग इसके ऊपर टैक्स देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो Sir? क्या, हाँ बोलो। प्रीवियस ईयर 2021 नहीं हो सकता? नहीं, 2021 कैसे हो सकता है? फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर अच्छा। ईयर नहीं। हम यहाँ पे जो भी इनकम टैक्स में जो भी करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर के तहत ही करेंगे। ठीक है, ओके। इस 21 में बेच रहे हैं मतलब कि ये साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2021 से और जाके खत्म होगा 31 मार्च 2022 में। तो 2021-22 ये हो गया तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर जिसमें ट्रांसफर हुआ, तो ये साल हो गया इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से प्रीवियस ईयर, और दूसरा है तुम्हारा असेसमेंट ईयर जो कि 22-23 कहलाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? सच कैपिटल गेन्स विल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द ट्रांसफर टूक प्लेस। तो हमने बता दिया ये इसको। इन दिस सेक्शन टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, 2 टर्म यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है कैपिटल एसेट्स और दूसरा है ट्रांसफर, जो कि हमने पहले ही तुम्हें बता दिया है। अच्छा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग 2 वर्ड हम लोग यहाँ से सीखे हैं, एक आ जाता है कैपिटल एसेट्स और दूसरा होता है हम लोगों का ट्रांसफर। एक मिनट,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल एसेट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के तहत कैपिटल एसेट का क्या डेफिनेशन दिया गया है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया, ऐसा डेफिनेशन दिया गया, अगर तुम्हें कैपिटल एसेट के बारे में पूछा जाए तो यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट डेफिनेशन रिटेन इन दिस सेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड with his business or profession. What do you mean by SSC? SSC पता है? वो पर्सन जिसके द्वारा टैक्स पे किया जाता है, मतलब कि जो टैक्स देता है, जिसके द्वारा नहीं, जो टैक्स देता है, मतलब कि अगर जो इनकम टैक्स दे रहा है वही एसएससी है, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मुझे इनकम सैलरी मिलते हैं, तो उस हिसाब से मैं भी टैक्स पेयर हूँ, तो आई एम ऑल्सो एसएससी। अच्छा देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि उसके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेट जुड़ा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। कोई भी प्रॉपर्टी उसका बिजनेस से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी ही कैपिटल एसेट में हम लोग गिनेंगे, नहीं, कैपिटल एसेट में गिनने के लिए हम लोग बिजनेस के प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulations. Foreign institutional investors मतलब, पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर समझ लेते हैं और उससे पहले इन्वेस्टर समझ लेते हैं। इन्वेस्टर मतलब कोई आदमी जो कि किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, निवेश कर सकता है, तो ये हो जाता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। जैसे कि मैंने सोचा कि म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेते हैं, ठीक है, तो मैंने पैसा, मेरे पास जो भी पैसा था हम म्यूचुअल फंड में डाल दिए, तो नाउ आई एम बिकम एन इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कि कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कोई इंस्टीट्यूशन जो बाहर का है, विदेश का इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट है जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। तो ऐसा कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेबी रेगुलेशंस के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, मतलब कि जो सिक्योरिटीज के बारे में हम लोग बोल रहे हैं वो सिक्योरिटीज सेबी के अंतर्गत है, ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज को भी हम लोग कैपिटल एसेट बोल सकते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस सर। अच्छा नेक्स्ट सर, सेबी क्या सर? सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हैव यू हर्ड दिस? आई थिंक नो। सेबी का मतलब है जैसे कि हम लोग का जो इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट है, हम लोग का बहुत सारा मार्केट होता है, राइट, जैसे लेबर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट भी होता है। मार्केट का मतलब ये नहीं कि कोई बाजार, उसका भौतिक आधार हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग बाजार गए, बाजार से मछली खरीद के लेके आए, सब्जी खरीद के लेके आए, वो भी बाजार है, लेकिन बाजार का मतलब ये नहीं है कि ये जो मार्केट या फिर बाजार होगा वो किसी स्थान पे स्थित होगा। ये ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल है जहां पे बायर्स और सेलर्स अपने में मिलके किसी चीज का लेन देन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग के इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट है, और फाइनेंशियल मार्केट मतलब ये जो बैंक्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह, ये इसका जो डीलिंग होता है ये फाइनेंशियल मार्केट पे होता है। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट दो हिस्से में बांटा हुआ है, ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली, दो पार्ट में ये इसका डिवीजन है, तुम लोग बाद में पढ़ोगे इसके बारे में, और दो
पार्ट क्या है, एक होता है मनी मार्केट जहां पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस मतलब एक साल के भीतर अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है, लेन देन होता है पैसे का, तो वो मनी मार्केट के थ्रू होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स, तो ये सब वगैरह मनी मार्केट पे जाता है। और जो कि बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो 5 साल 10 साल 20 साल 100 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैपिटल मार्केट के थ्रू होता है, ज्यादातर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि हम शेयर में करते हैं किसी कंपनी में। तो ये दो मार्केट का भी एक रेगुलेटर होता है, ठीक है, उसका कानून बनता है, वो कानून के तरह तरह कानून के हिसाब से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सब के बारे में भी देखना पड़ता है। तो इसलिए ये दो मार्केट का दो रेगुलेटर है, मनी मार्केट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो कैपिटल मार्केट जो स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है, इसमें स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी एक रेगुलेटर है, एक बॉडी है जो कि कंपनीज का शेयर डीलिंग रेगुलेट करते हैं। इज दैट ओके? जिसका सेबी के बारे में पूछ रहे थे, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ सर, ओके सर। ओके। Next, any unit link insurance policy issued on or after 1/2/21 to which exemption under section 10 subsection 10D doesn't apply on account of, I'm not going in depth much, सिंपल बात क्या है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब तुम किसी अगर इंश्योरेंस में निवेश कर रहे हो जो कि यूनिट लिंक्ड है, यूनिट लिंक मतलब सिक्योरिटी से लिंक्ड है, ठीक है, जो इन मतलब कि तुम पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो और वो इंश्योरेंस कंपनी इक्विटी मार्केट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा कोई पॉलिसी तुम खरीदते हो ऑन और आफ्टर 1/2/2021 मतलब बहुत ही नया, ये साल के फरवरी पहला तारीख जो था 1 फरवरी के बाद अगर तुम इसको खरीदते हो तो ये भी तुम्हारा कैपिटल एसेट कहलाएगा। टू व्हिच देखो नेक्स्ट लिखा है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D डजंट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ। हम लोग के पास वो सरोज मैम पढ़ाएंगी तुम लोगों को, जितना भी इनकम हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारा इनकम एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। इसके लिए 10 सेक्शन बोल के एक सेक्शन है जहां पे बहुत सारा ऐसा एग्जेम्पशन है जो इनकम करने के बाद भी उसको हम लोग इनकम में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुमने 1 लाख रुपया भी वहां पे कमा लिया, लेकिन तुम जब कैलकुलेट करने जाएंगे हम लोग इनकम, तो उसमें जीरो बैठेगा, ठीक है, इनकम जीरो बैठेगा। तो इसलिए ये दो इंफॉर्मेशन 10 सेक्शन 10D पे है जो कि इसमें लागू नहीं होता है। अगर ऐसा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कोई खरीदता है तो वो भी कैपिटल एसेट हो जाएगा। अच्छा, पहला जो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन था, उसमें हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग एसेट प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये क्या कुछ है ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या एक्चुअली क्या है, इसमें देखो, इसमें बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, इसमें मोटर कार हो सकता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीजें, लैंड हो सकता है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, कोई मशीनरी, तुम्हारे प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बोल के छोड़ दिए हैं, राइट। तो एनी काइंड का मतलब है कि बिल्डिंग हो सकता है, मोटर कार हो सकता है, इक्विटी शेयर, ऐसे बहुत सारा चीजें हैं जो कि हम लोग बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, जो कि हम लोग प्रॉपर्टी में गिनेंगे। नेक्स्ट देखो, एक्सक्लूजन एज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में नॉर्मली क्या होता है, ये सारे चीजों को हम लोग एक्सक्लूड करके रखेंगे, ठीक है, ये सारे चीजों को हम लोग नहीं मानेंगे एज कैपिटल एसेट। पहला देखो स्टॉक इन ट्रेड, देखो एक बंदा स्टॉक का मुआयना कर रहे हैं कि कितना माल उसके पास है, तो अगर बिजनेस से रिलेटेड, हमने पहले ही बोले कि बिजनेस प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है, तो बिजनेस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग नहीं मानेंगे एज
कैपिटल एसेट। ठीक है, कैपिटल एसेट में हम लोग स्टॉक इन ट्रेड को नहीं गिनेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स में बहुत सारा चीजें हैं जो कि हम लोग कुछ चीजों को हम लोग कैपिटल एसेट मानेंगे, कुछ चीजों को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, राइट। कैपिटल एसेट में कौन से चीज को नहीं मानेंगे, देखो वेयरिंग एप्रेल्स, ठीक है, बहुत सारा ऐसे पोशाक आदि होते हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगा रहता है। बहुत पुराने जमाने में बहुत सारे लोग के घर में नाना नानी या फिर पुराने जमाने के बहुत सारे चीजें ऐसे पड़े हैं कि जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। बहुत साल पहले जो बनारसी साड़ी होता है ना, जो शादी वगैरह में पहनता है, उसमें जो काम होता है ना वो सोने का होता है, ठीक है। तो अगर इसी तरीके का कोई पोशाक आदि है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे, और ये ट्रांसफर अगर होगा तो इसको हम कैपिटल गेन में नहीं मतलब कि कंसिडर नहीं करेंगे। फर्नीचर्स को भी नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ नीचे देखो एक जमीन का चित्र बना हुआ है, ये मतलब एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाला जमीन को अगर ट्रांसफर हो तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं कहेंगे। इज दैट ओके? इज इट ओके और नॉट? ओके सर। बट ये जो जमीन का और ये जो जमीन का बात हमने बोला, ये जमीन में भी थोड़ा बहुत कंडीशंस लागू होगा। वो कंडीशंस क्या कुछ होगा, देखो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चरल स्क्रीन दिख रहा है, देखो यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, देखो क्या लिखा हुआ है, rural agricultural land, that is agricultural land in India which is not situated in any specified area as per the definition. Only rural lands in India are excluded from the purview of the term capital assets. Hence, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंस्टिट्यूट कैपिटल एसेट। अगर ग्रामीण इलाके में स्थित कोई कृषि कार्य से रिलेटेड जमीन होगा तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट में नहीं गिनेंगे। लेकिन अगर शहरी इलाके में अगर कोई ऐसा जमीन है तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट में कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, अकॉर्डिंगली द एग्रीकल्चरल लैंड डिस्क्राइब्ड इन A and B below, being land situated within the specified urban limit, would fall within the definition of capital asset, and transfer of such land would attract capital gain। मतलब कि नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अंडर में अगर कोई लैंड होगा तो वो कैपिटल एसेट होगा और उसका ट्रांसफर हम लोग कैपिटल गेन में कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर उससे बाहर का कोई लैंड होगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, और उसमें से उत्पन्न कोई भी गेन या लॉस कैपिटल गेन में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया within the jurisdiction of municipality or cantonment board having population of not less than 10,000। मतलब कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड ऐसे जगह से स्थित है जो कि कोई म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत है और जहां का पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है, ठीक है, तो वो लैंड एग्रीकल्चरल रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा। देखो नीचे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, नीचे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है देखो कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है देखो, being land situated within the specified urban limit will fall
विद इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब इसके अंडर में होगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये कैपिटल एसेट होगा। इसके बाहर में होगा तो होगा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? यस सर। क्लियर कि और एक बार बताएं? और एक बार बताएं कि नहीं बताएं? बोलो। आई थिंक क्लियर। हाँ बोलो। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बताएं, बाकी सबको मंजूर है ना? एक बार और बताना। यस सर। ओके, देखो एग्रीकल्चरल बोल रहे कि अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड जहां के जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से नीचे नहीं है, ऐसे जगह में अगर कोई लैंड होगा तो वो लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होगा। तो उसमें कैपिटल एसेट बनेगा और वो कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन अगर इससे बाहर का कोई है कि मान लो कि कोई म्यूनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत है लेकिन उसका पॉपुलेशन 5,000 है, ठीक है, तो ऐसे जगह पे अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज सोर्स हियर अंडर, मतलब कि नीचे देखो एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड रेफर टू एन आइटम। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मतलब कि 2 किलोमीटर से नीचे या फिर 10,000 से ऊपर अगर होगा तो वो एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगा, ठीक है। 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर में अंतर्गत होगा और 1 लाख से ऊपर जनसंख्या है, और 6 से 8 किलोमीटर के अंदर है और 10 लाख है, तो उसमें क्या होगा देखो नीचे लिखा हुआ है, और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ ऐसे सिचुएशन पे वो इसके बाहर होगा तो ये एग्रीकल्चरल लैंड होगा। और कौन सा चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये सब हम लोग कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा और कुछ चीजें हैं, हम फिर से जाते हैं इसमें। अच्छा, पर्सनल इफेक्ट्स में क्या हम देखें कि ये जो वेडिंग अप्रैल, फर्नीचर, ये सब वगैरह हम लोगों का कैपिटल एसेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि पर्सनल इफेक्ट के बावजूद ये कैपिटल एसेट में हम लोग इसको गिनेंगे। कौन सा? देखो, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कोई आइटम, जैसे कि पुराने जमाने का वो मोहर हो सकता है, जेवरात हो सकता है, गहने हो सकते हैं, कोई पेंटिंग्स वगैरह हो सकते हैं, कोई स्कल्पचर हो सकते, कोई मूर्ति, पुराने जमाने का कोई मूर्ति तुम्हारे पास है, या फिर कोई भी पत्थर का मूर्ति, या फिर कोई ऐसा चीज अगर तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है, यूटेंसिल्स, ठीक है, जो बर्तन वगैरह है, ये सब भी वह पर्सनल इफेक्ट्स होने के बावजूद भी ये पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। लास्ट हम जहां बोल के हम खत्म करेंगे वो यहाँ पे आ गए। देखो, कैपिटल एसेट्स, हम लोग का जो कैपिटल एसेट अभी तक हम डिस्कस किए, ये कैपिटल एसेट को होल्डिंग के हिसाब से, मतलब कि ये जो कैपिटल एसेट हम लोगों के पास है, ये कैपिटल एसेट कितना दिन तक, ठीक है, ये कैपिटल एसेट कितना दिन तक हम लोग अपने पास रख रहे हैं, इसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ये जो कैपिटल गेन्स हम लोग के पास है ना, ये कैपिटल गेन्स दो तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, एक मिनट को, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है, ये दो
किस हिसाब से हम लोग इसको शॉर्ट टर्म कहेंगे, किस हिसाब से हम लोग लॉन्ग टर्म कहेंगे, ये इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एसटीसीए मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म एलटीसीए मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखो लिखा क्या है कि सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब कि किसी तरीके का इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड, अगर ये सब 12 महीने से नीचे तुम्हारे पास रहता है, मतलब कि 1 साल से कम समय के भीतर तुम इसको ट्रांसफर कर रहे हो, ओके, मतलब कि तुम्हारे पास तुमने कोई इक्विटी शेयर खरीदा लेकिन 1 साल के भीतर तुम इसको बेच दिए, या फिर म्यूचुअल फंड बेच दिए, जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा लेकिन 1 साल के भीतर उसको बेच दिए, तो ये कह जाएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन अगर तुम 1 साल के ज्यादा रखते हो, तुम्हारे पास 12 महीने के ज्यादा तुम अपने पास रखते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इज दैट ओके? सर यूटीआई क्या लिखा है? यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में बना था म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड का अगर कोई शेयर तुमने खरीद के रखे ना, ये यूटीआई के यूनिट मतलब कोई एक पार्ट तुमने खरीदा है, ठीक है। जैसे कि यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब कि तुमने जब कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किया तो शेयर मिल गया तुम्हें, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड्स में भी तुम्हें ऐसे यूनिट दिया जाता है, उसमें शेयर के बदले में यूनिट कहा जाता है, ओके। यस सर। तो अगर इस तरीके का कोई, और इसको फाइनेंशियल एसेट्स हम लोग बोलते हैं, तो इस तरीके का कोई फाइनेंशियल एसेट अगर तुम 12 मंथ्स और उससे नीचे तक अपने पास रखते हो और उसके बाद तुम इसको बेचने जाते हो, तो इसमें से, तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, और इसमें से उत्पन्न गेन्स को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इज दैट ओके? यस सर। और अगर 1 महीने से 1 साल से ज्यादा रख दिया अपने पास और उसके बाद बेचने गए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक ही एसेट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यही अगर 12 महीने से नीचे होगा शॉर्ट टर्म, 12 महीने के ऊपर होगा लॉन्ग टर्म, ओके। नेक्स्ट देखो, कोई अगर अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ओके, अगर कोई अनलिस्टेड शेयर मतलब स्टॉक एक्सचेंज, हम लोग इंडिया में क्या है, बोलो स्टॉक एक्सचेंज, 2 स्टॉक एक्सचेंज का नाम बोलो जो कि इंडिया में है। हाँ, एनएससी, बीएससी, फुल नेशनल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज और ग्रेट, एग्जैक्टली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। तो ये जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे कंपनीज को अपने स्टॉक को लिस्टेड करना पड़ता है, राइट। अगर ऐसा कोई कंपनी है जिसका शेयर मार्केट पे ट्रेड होता है लेकिन कोई भी एक्सचेंज पे वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड नहीं है, तो वो शेयर हो जाएगा अनलिस्टेड शेयर। तो तुमने उस तरीके का कोई शेयर खरीद के रखे हैं और उसको अगर तुम 2 साल के भीतर, ठीक है, जिस दिन खरीदे उस दिन से 2 साल के अंदर तो अगर तुमने उसको बेच दिए, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और उसमें से उत्पन्न कैपिटल गेन को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इज दैट ओके? क्लियर? और उल्टा है कि अगर तुम 2 साल के ज्यादा अपने पास रख के बेचते जाओगे, तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उसमें से जनरेटेड गेन्स को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और ये चीज लैंड, बिल्डिंग और एक साथ दोनों पे भी लागू होता है। तुम्हारे पास कोई लैंड है, तुम उसको बेचने गए, तो अगर 2 साल के अंदर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ऊपर में जाओगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, और उसमें से जनरेटेड गेन्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। बोथ क्यों डाला गया है? हो सकता है तुम सिर्फ लैंड बेच रहे हो, सिर्फ बिल्डिंग बेच रहे हो सकता है कि ऐसा भी है कि लैंड के साथ कोई बिल्डिंग भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही तुम एक साथ बेच रहे हो। नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड अदर कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के हम क्या कुछ बोले हैं, बहुत सारे चीज, जैसे कि मोटर कार हो सकते हैं, मशीनरी हो सकते हैं। तो ऐसे अदर कैपिटल एसेट जो कि लैंड बिल्डिंग के अलावा एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो अगर ऐसे कैपिटल एसेट होगा
और उसके साथ साथ यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड। यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड मीन म्यूचुअल फंड में तुम म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इस तरीके का फंड है जहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उतना जिगर नहीं है, ठीक है, उसमें इतना दम नहीं है कि वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर में पैसा डूबने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। अगर तुम सही तरीके से सही दिमाग लगा के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे पैसे डूबने के आसार है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं लेकिन उतना जिगर वाला आदमी नहीं है कि वो इन्वेस्ट करे, तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं अपना पैसा। और म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं, सभी के पास से पैसे को लेके जाके इक्विटी शेयर में डाल देते हैं। तो ऐसे इक्विटी शेयर के अलावा अगर कोई डिबेंचर में डाल देता है, ठीक है, अगर कोई म्यूचुअल फंड पैसे को एक्यूमुलेट करके डेप्ट में डाल देता है, डिबेंचर में डाल देता है, तो वो कहलाता है यूनिट ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड। और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स का मतलब है कोई अनलिस्टेड डिबेंचर्स, कोई बॉन्ड जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, अगर ऐसा भी कोई कैपिटल एसेट तुम्हारे पास है तो अगर तुम उसको 3 साल तक अपने पास रख के बेचने जाते हो या फिर 3 साल से नीचे ही बेच देते हो तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और वहां से जनरेटेड गेन्स को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उल्टा तो पता ही है, 36 महीना या मतलब कि 3 साल से ज्यादा तुम रख दिए, 3 साल से ज्यादा मतलब 10 साल 20 साल 30 साल 100 साल के बाद भी तुम अगर बेचने जाओगे तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां तक क्लियर? क्लियर? यस सर। वेरी गुड। यस सर। जस्ट अ मिनट, नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग। सो आज हम लोग जितना पढ़ें उसका थोड़ा एक छोटा रिकैप कर लेते हैं कि कैपिटल गेन हम लोग का चर्चा का विषय था और उसमें कैपिटल एसेट कौन क्या कुछ होता है वो देख लिए। उसके साथ साथ कौन सा कैपिटल एसेट, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि कैपिटल एसेट ही होगा लेकिन कैपिटल एसेट में उसको गिना नहीं जाता, वो देख लिए। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इज दैट ओके? किसी का मन में कोई भी सवाल है पूछो। एनीवन? एनी क्वेश्चन? यस और नो? एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया बराबर से? ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। हम यहीं पे आज खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास पे इसको और भी आगे लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू।